एक बार बहुत तेज़ बारिश होती है और पास के गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में एक छोटा शिशु बहते हुए उनकी गुफा के सामने आ जाता है। वो उस शिशु को उठाते हैं, पर उसके जीवन को बचाना कैसे है ये उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनके गुफा में भी जो सामान होता है अधिकतर वो बारिश के कारण भीग चुका होता है। अंत में उनका ध्यान एक वस्तु पर जाता है जिसको उन्होंने बहुत सहेज के रखा हुआ था, और वो था उनका लिखा हुआ ग्रंथ। वो उस ग्रंथ को उतारते हैं, उसका एक एक पन्ना फाड़ते हैं और उसको जला जला कर अग्नि उत्पन्न करके उस बालक को गर्मी देते हैं और उस बालक का जीवन बचाते हैं। नमस्कार साथियों, ये प्रधाननामा की बेहद खास श्रृंखला साहित्य सागर का दूसरा सीज़न है। आज के इस एपिसोड में हम जिन शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं वे हैं एक जाने माने लेखक, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक एवं शिक्षाविद मामा आठले। 6 अक्टूबर 1922 को सागर में जन्मे मामा आठले का वास्तविक नाम डॉक्टर वासुदेव मोरेश्वर आठले था, लेकिन सागर और देश में वे मामा आठले के नाम से ही लोकप्रिय थे। विभिन्न संस्थानों में शिक्षण के बाद 2 अक्टूबर सन 1964 को सर हरि सिंह और राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना मामा आठले ने की और सन 1983 तक उस महाविद्यालय के प्राचार्य रहे। शिक्षाविद के रूप में आप कई राष्ट्रीय मंचों से सम्मानित हुए। 1979 में पुणे में शिक्षक पालन सम्मेलन में श्री विट्ठलराव गाडगिल के हाथों सम्मानित हुए। वर्ष 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित हुए। वर्ष 1990 में ही महामहिम राज्यपाल के हाथों साहित्यकार के रूप में आप सम्मानित हुए। वर्ष 1992 में जबलपुर में लोक महोत्सव समिति द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में आप एक शिक्षाविद के रूप में सम्मानित हुए। एक जाने माने शिक्षाविद के अलावा आप एक अच्छे कहानीकार व उपन्यासकार भी रहे। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए। अनंत पथ एवं मंगल पथ आपके लिखे 2 उपन्यास हैं। राष्ट्रीय एकात्मता के आधार, राष्ट्रीयता यह है तथा हिंदुत्व एक संपूर्ण जीवन दर्शन इत्यादि चिंतन परक पुस्तकों का लेखन भी मामा आठले ने किया। इस शरद पूर्णिमा पर उनकी जन्म शती पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत है प्रधाननामा की यह विशेष प्रस्तुति, जिसे आपके बीच में लेकर आ रही हैं डॉक्टर दीपा देव, जो एक जानी मानी पत्रकार व शिक्षाविद हैं। डॉक्टर दीपा देव का जन्म 19 अक्टूबर 1964 को खुरई में हुआ। बाल विकास में पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से आपने पूर्ण की और भारत रत्न नानाजी देशमुख के सानिध्य में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और दीनदयाल शोध संस्थान में 10 वर्ष तक अध्यापन और समाज कार्य आपने किया। डॉक्टर दीपा शिक्षा के अलावा पत्रकारिता और समाज सेवा में भी सक्रिय रहीं। आज प्रधाननामा के इस अंक में वे स्वर्गीय मामा आठले के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आज शरद पूर्णिमा है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मामा आठले का जन्मदिन भी है। ये उनका 100वां जन्मदिन है। मैं दीपा देव उनकी जन्मना संतान तो नहीं, पर हूँ उनकी बेटी ही। मैं 4 महीने की थी तब से मैं मामा के पास आ गई थी। मामा की ही गोद में पली बड़ी हूँ। मामा के ही पास रहकर मेरी शिक्षा हुई है। विवाह भी मेरा मामा ने ही किया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मामा की वजह से ही हूँ। आज मैं मामा के जीवन के, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी। मामा के व्यक्तित्व के चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री वीरेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने सागर के इन महान लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों को सागर से बाहर पहुंचाने का बड़ा कार्य अपने इस चैनल के माध्यम से किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं उनके पारिवारिक जीवन की चर्चा करना चाहूँगी।
जो बहुत महत्वपूर्ण है। मामा का परिवार मतलब देखा जाए तो 2 व्यक्ति, मामा और मामी, पर मामा का परिवार इतना छोटा कभी भी नहीं था। और इसकी खासियत ये थी कि मामा ने खुद अपने परिवार को एक बृहत रूप दिया था। मामा 5 भाइयों बहनों के अकेले भाई थे और अपनी 5 बहनों के परिवार को उन्होंने अपना परिवार समझा और उस परिवार के सारे दायित्व भी उसी तरह से निभाए। अपनी बहनों के बेटे और बेटियों को मामा ने अपने यहाँ रख कर के पढ़ाया, उनकी शादियाँ की और जहाँ मामा की ज़रूरत होती थी वहाँ उस रूप में मामा अपनी बहनों के परिवार के लिए साथ खड़े होते थे। और इतना ही नहीं तो अपनी बहनों के बेटे और उनके बच्चे, यानी कि हमारी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक के बच्चे भी मामा के यहाँ रह कर के पढ़े हैं, नौकरी वहीं रह कर के की है और इस तरह से अपना जीवन संवारा है। तो ये मामा का एक बहुत बड़ा गुण था कि मामा ने अपने पारिवारिक दायित्व खुद उठाए और उनको इस हद तक निभाया कि जिसकी ना तो हम अपेक्षा कर सकते थे, अपेक्षा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मामा इस पूरे बृहत परिवार जो उन्होंने अपना गढ़ा था उसके एक मामा के व्यक्तित्व को जब मैं याद करती हूँ तो एक ही रूप मेरे सामने आता है और वो है मामा जीते जागते चलते फिरते उत्सव थे और इससे कम कुछ भी नहीं। मामा जहाँ खड़े होते थे वहीं उत्सव बन जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि मामा के जीवन में कोई कठिनाइयाँ, कोई परेशानियाँ या कोई संघर्ष नहीं था। मामा का जीवन खूब संघर्षों से भरा हुआ था, पर वो अपने परेशानियों को, अपने संघर्षों को अपने अंदर जज्ब कर लेते थे और अपनी उत्सव धर्मिता के ऊपर उसको हावी नहीं होने देते थे। मैंने अपने जीवन में एक बार भी मामा को निराश या उदास होते हुए नहीं देखा है। मामा के जीवन के कई पहलू हैं, सबको यहाँ पर बता पाना तो बहुत मुश्किल है, पर मामा कलाकार थे, मामा खिलाड़ी थे, मामा तैराक थे और मामा गायक थे, यद्यपि उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत सीखा नहीं था। मामा मेरे साथ में जब मैं छोटी थी तो हम बच्चों के साथ मामा कबड्डी खेला करते थे, मामा मेरा होमवर्क किया करते थे, मामा घर के छोटे मोटे कार्यों में हमेशा अपना सहयोग देते थे। मामा जब किसी से भी व्यवहार करते थे तो कभी अपने व्यक्तित्व का बड़प्पन का बोझ किसी के ऊपर नहीं लाते थे। मामा बहुत सरल और बहुत शांत स्वभाव के थे और जिस व्यक्ति से वो व्यवहार करते थे उसी के स्तर पर आकर के उससे बात करते थे और यही उनको साधुता की ओर ले जाती है। यही उनकी जो खासियत थी वो उनको साधुता की ओर ले जाती है। मामा ही सागर के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तैरकर सागर का पूरा तालाब पार किया था एक बार में। मामा की एक जो विशेषता थी, मामा हमेशा सबको जोड़ के रखते थे, सबको साथ लेकर के चलते थे। मामा का ये जो सामाजिक संगठन का जो चरित्र था वो अनुकरणीय था। कठिन अवश्य है पर प्रेरक बहुत है। मामा की बात कहें तो साहित्य के क्षेत्र में भी मामा का सार्थक योगदान रहा है। मामा कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी। भाषा विज्ञान में ही उनकी पीएचडी थी। मामा ने साहित्य के क्षेत्र में कई तरह की रचनाएं की हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। उनके 2 प्रमुख उपन्यास
अनंत पथ और मंगल पथ हैं। मामा ने कविताएं, कहानियां भी लिखी हैं और मामा की कहानियां पुरस्कृत भी हुई हैं। मामा ने कविताएं भी लिखी हैं। मामा की रचनाओं में चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, एक विशेष उनकी जो भावना जिसको उन्होंने स्वयं अपने जीवन में जिया है और वो है समाज कल्याण की भावना, वह उसकी ही अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। मामा की एक पुरस्कृत कहानी का एक सार अंश मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक साधु महात्मा थे जो एक गुफा बना करके जंगल में रहते थे और अपना पूरा जीवन लगा करके उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। एक बार बहुत तेज़ बारिश होती है और पास के गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में एक छोटा शिशु बहते हुए उनकी गुफा के सामने आ जाता है। वो उस शिशु को उठाते हैं, पर उसके जीवन को बचाना कैसे है ये उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनके गुफा में भी जो सामान होता है अधिकतर वो बारिश के कारण भीग चुका होता है। अंत में उनका ध्यान एक वस्तु पर जाता है जिसको उन्होंने बहुत सहेज के रखा हुआ था और वो था उनका लिखा हुआ ग्रंथ। वो उस ग्रंथ को उतारते हैं, उसका एक एक पन्ना फाड़ते हैं और उसको जला जला कर अग्नि उत्पन्न करके उस बालक को गर्मी देते हैं और उस बालक का जीवन बचाते हैं। इस कहानी का शीर्षक था मानवता की भेंट। इसके अलावा मामा ने एक पुस्तक भी लिखी है, भारत की पहचान, जिसका शीर्षक है। इसमें मामा ने भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भारत की संस्कृति और इतिहास पर अपना प्रकाश डाला है। इसके अलावा मामा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े काम किए हैं। उनका बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी, और उसमें एक बड़ा काम उनका था सागर में नाइट कॉलेज की स्थापना। मामा का ध्यान सागर के उस समाज की तरफ गया जिनके युवा वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से, और उसके लिए मामा ने अपने सुख की परवाह ना करते हुए उनके लिए एक संघर्ष का रास्ता अपनाया अपने जीवन में। और इसी के चलते सन 1964 में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर महाविद्यालय नामक नाइट कॉलेज की स्थापना उन्होंने की। यहाँ पर कामकाजी युवा जो दिन में अपने भरण पोषण के लिए काम करते थे और रात में अपने उच्च शिक्षा के सपने पूरे करते थे। ये कामकाजी युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था नाइट कॉलेज के माध्यम से हुई, ये एकदम नई पहल थी और ये बहुत ही उपयोगी साबित हुई। इस महाविद्यालय के बारे में मैं 2 बातों का उल्लेख करना चाहूँगी। इस महाविद्यालय को सरकारी सहायता, वित्तीय सहायता बहुत समय बाद मिली और तब तक काफ़ी परेशानी से मामा किसी तरह से पैसे जुटाते थे, परंतु जब तक उनके कॉलेज के आखिरी व्यक्ति मतलब चपरासी तक को भी उन्होंने पूरी तनख्वाह देना शुरू नहीं किया, तब तक उन्होंने पूरी तनख्वाह नहीं ली। और मुझे जहाँ तक याद है कि अपने रिटायरमेंट के कुछ ही साल पहले उनको वो पूरी तनख्वाह लेना उन्होंने शुरू किया था। उसी तरह से कई ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ और कई ऐसे उस समय बच्चे मामा के पास आते थे, यद्यपि मामा ने फीस बहुत ही कम रखी थी क्योंकि ये था ही उन्हीं के लिए ये महाविद्यालय, पर कई बच्चे ऐसे होते थे जो उतनी भी फीस नहीं दे पाते थे, पर मामा ने उनको कभी निराश नहीं किया। मामा ने खुद उनकी फीस भरी और उनके शिक्षा के सपनों को पूरा करने दिया। मामा के राजनीतिक जीवन की बात करें तो मामा मूलतः और अंततः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे।
संगठन हो, पार्टी या सरकार, सभी के शीर्षस्थ नेताओं से मामा के आत्मीय तथा 1-to-1 संबंध थे, पर मामा ने हमेशा अपने इन संबंधों का उपयोग मात्र और मात्र समाज के लिए किया। व्यक्तिगत तौर पे कभी भी इसका उपयोग नहीं किया, सिर्फ एक बात को छोड़ करके। केवल एक बार मामा ने इसका उपयोग करके मुझे चित्रकूट में श्रद्धेय नानाजी के पास में सौंप करके आए और मुझे बोला कि अब यहाँ नानाजी के पास रहकर तुम समाज का कार्य करो। मामा राष्ट्र के एक बहुत जागरूक नागरिक थे। अगर कोई समाज नीति, शिक्षा नीति, राष्ट्र नीति, अगर कोई कहीं पर उनको अगर ऐसा लगता था कि नहीं इस नीति में ये कुछ चीज़ें और जुड़नी चाहिए, मुझे यहाँ मेरा सुझाव यहाँ आवश्यक हो सकता है, या कहीं उनको लगता था कि ये इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, तो मामा बहुत बेबाक होकर के अपने सुझाव शीर्षस्थ नेताओं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, पत्रों के माध्यम से अपने सुझाव को उन तक पहुंचाते थे। उनके पत्रों की कुछ कॉपियां मेरे पास हैं भी, और उसके जवाब भी मामा को आते थे कि उनके सुझाव कहाँ तक माने, क्या क्या हुआ। इसके अलावा मामा ने की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मामा ने कहीं भी संगठन या पार्टी में कभी भी किसी पद पर रहना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपनी यही भूमिका समाज कार्य करने के लिए अपनी यही भूमिका स्वीकार की थी कि वो बिना पद के कार्य करेंगे, जिसको उन्होंने जीवन भर निभाया। इसका एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार मामा के ऊपर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का काफ़ी प्रेशर था और इस बात की चर्चा थी कि इस बार मामा चुनाव लड़ेंगे। बस ये चर्चा ही थी